बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स ये पढ़ने वाले हैं। वन शॉट वीडियो है ये, पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इस चैप्टर के नोट्स यहाँ पर बच्चों ये आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। बच्चों, सॉलिड्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज शोन बाय द मटेरियल्स व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड, लाइक इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, हार्डनेस, स्टिफनेस एट्सेट्रा। ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल्स की। तो अब यहाँ हम एनसीईआरटी से पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर एक बार हमें स्टार्टिंग अच्छे से क्लियर हो गई तो फिर चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। बच्चों, चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में हमने बॉडीज़ को रिजिड बॉडी कंसीडर किया था। रिजिड बॉडी मीन्स हार्ड ऑब्जेक्ट कि फोर्स लगाने पर उसमें कुछ चेंज नहीं आता है, उसकी शेप और साइज जो है वो फिक्स रहती है। बट इन रियलिटी बॉडीज़ जो हैं फोर्स अप्लाई करने पर स्ट्रेस्ड होती हैं, कंप्रेस्ड होती हैं, बेंट होती हैं। तो कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती है। अगर कोई स्टील बार लिया जाए जिसको हम एक रिजिड बॉडी की तरह कंसीडर करते हैं तो वो भी ज़्यादा फोर्स लगाने पर बेंड हो जाती है। ठीक है, तो मीन्स कोई भी बॉडी को हम परफेक्टली रिजिड नहीं बोल सकते हैं। फोर्स लगाने पर उसके शेप और साइज में चेंज आ ही जाता है। अब किसी बॉडी पर फोर्स लगाने पर उसके शेप और साइज में चेंज आता है, लेकिन फोर्स हटा लेने पर वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने की टेंडेंसी रखती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है टू रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज, इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, और ये जो फोर्स लगाई गई जिससे कि उसके शेप और साइज में चेंज आ गया, इस फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक, डिफॉर्मिंग फोर्स जो है बच्चों वो शेप और साइज में ही चेंज लाएगा, वो ऑब्जेक्ट में कोई मोशन डेवलप नहीं करेगा। मींस ना तो कोई रोटेशनल ना ट्रांसलेशनल मोशन होगी। डिफॉर्मिंग फोर्स का काम क्या है? सिर्फ शेप और साइज में चेंज करना। और इलास्टिसिटी आपको समझ में आई गया। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। इलास्टिसिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर लेने पर जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आने की टेंडेंसी रखती है। और इस तरह की बॉडीज़ जो ये प्रॉपर्टी शो करती हैं उनको हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज़। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ की हम बात करें तो नेचर में ऐसे कुछ भी हम परफेक्ट तो देखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रॉन्ज जो है इसको हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मान सकते हैं कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर ली जाती है तो ये कम्प्लीटली अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस को अचीव कर लेती है। अब प्लास्टिसिटी की बात करें तो जैसे इलास्टिसिटी क्या है? टेंडेंसी टू रिगेन ओरिजिनल साइज एंड शेप। और प्लास्टिसिटी क्या होगा? द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने के बाद अगर बॉडी अपनी पहले वाली शेप और साइज को नहीं अचीव करती है तो इसका मतलब उसमें प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से शेप और साइज में चेंज आ गया बॉडी के, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद भी वो पहले जैसी ना हो तो मीन्स उसमें प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। अब परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज़ की बात करें तो देखो जनरली क्या है, हमने फोर्स लगाया, फोर्स हटा लिया तो जो बॉडीज़ हैं वो थोड़ा तो ये प्रॉपर्टी शो करती हैं कि अपने पहले वाली शेप और साइज़ को अचीव करने की कोशिश करें। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही ऐसी टेंडेंसी ना रखें, वो जैसी डिफॉर्म हो चुकी हैं परमानेंटली ऐसे ही रहें, तो उनको हम बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज़। जैसे कि वैक्स वॉल पुट्टी या फिर मड, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको हम परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज़ बोल सकते हैं। तो बच्चों ये तो कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशंस हो गई। लेकिन जब आप इस तरह की ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरीके के कि क्या हम कोई ऐसा एरोप्लेन डिज़ाइन कर सकते हैं जिसका वेट तो बहुत कम हो लेकिन वो सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग भी हो। क्योंकि अगर वेट कम होगा तो उसको उड़ाना
उड़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम लगेगी और काफ़ी इजी हो जाएगा, लेकिन साथ साथ वो स्ट्रांग भी होना चाहिए। तो क्या कोई इस तरह का मटेरियल हो सकता है? आपने पैरा ओलंपिक गेम्स में प्लेयर्स को आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ देखा होगा, तो ये आर्टिफिशियल लिम्ब लाइटर और स्ट्रॉन्गर इस तरीके के होने चाहिए कि बॉडी इनके साथ कंफर्टेबल रहे। रेलवे ट्रैक्स में जो रेल होती है उसको आई शेप बनाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? कोई मटेरियल ब्रिटल होता है, कोई डक्टाइल होता है, तो ऐसा क्यों होता है? इस तरीके के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद मिल जाएंगे। तो हमने बात की इलास्टिक बिहेवियर की कि बॉडीज़ जो हैं वो इलास्टिक बिहेवियर शो करती हैं, तो उसका रीज़न क्या है वो देख लेते हैं हम। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो बच्चों समझते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स को। हमको पता है कि सॉलिड्स में एटम और मॉलिक्यूल्स आर सराउंडेड बाय नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इनके बीच में फोर्सेस लग रही होती हैं जिनको हम इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होते हैं। तो जब किसी सॉलिड पर फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स लगाने से वो डिफॉर्म हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है इनके बीच में वो भी चेंज हो जाती है। मींस जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव की जाती है तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस में टेंडेंसी होती है कि वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन में ला सके, और इस तरीके से जो बॉडी है वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ को रिगेन कर लेती है। इस फोर्स को हम बोलते हैं, जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद जो फोर्स लग रही है जिसकी वजह से जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ को रिगेन कर लेती है, उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसी मैकेनिज्म को अच्छे से समझा जा सकता है स्प्रिंग बॉल मॉडल से। स्प्रिंग बॉल मॉडल से कैसे समझा जा सकता है? जैसे हमने यहाँ पर ये दो मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, उनके बीच में हम ये मान रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये इस तरीके से यहाँ पर स्प्रिंग है, ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये स्पेस एक स्प्रिंग की तरह से इन दोनों को जोड़ता है। अभी ये अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब इस पर एक फोर्स लगाया गया, तो फोर्स लगाने से क्या हुआ? इक्विलिब्रियम की पोजीशन से ही डिस्प्लेस हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो गई, मींस इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया। और ये जो फोर्स लगाई जा रही है ये क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब डिफॉर्मिंग फोर्स को जब हटा लेते हैं तो हमने देखा ये फिर से पहले जैसा हो गया। पहले जैसा होने के लिए जो फोर्स लग रही है जो वापस इसको पहले वाली पोजीशन में लाती है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंग फोर्स, वो क्या है? वो रिस्टोरिंग फोर्स है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस पहले जैसा हो जाता है। तो यहाँ यही स्प्रिंग मॉडल की हेल्प से समझाया गया है कि इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दें, डिस्प्लेस कर दें, तो स्प्रिंग की वजह से वापस से ये जो स्प्रिंग बॉल मॉडल है पहले जैसा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही सॉलिड्स में भी होता है कि सॉलिड्स में भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स इस तरीके से आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और जब उनको उनकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है तो फोर्स हटाने के बाद वो वापस पहले जैसे हो जाते हैं। बच्चों, इंग्लिश फिजिसिस्ट रॉबर्ट हुक ने स्प्रिंग को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट किए। स्प्रिंग पर उन्होंने कुछ वेट अप्लाई किया, उससे स्प्रिंग स्ट्रेच हुई, तो जो एक्सटेंशन आया और जो वेट का रिलेशन है उसको लेकर उन्होंने हुक्स लॉ दिया, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। और इस रिलेशन की वजह से मटेरियल्स के बिहेवियर को समझने में काफ़ी हेल्प मिली, जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन में काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो अब हमको क्या पढ़ना है आगे? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसको पढ़ने के बाद हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे, तो इसको हम देख लेते हैं। तो बच्चों पहले तो हम ये देख लेते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं, फिर हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो स्ट्रेस क्या होता है? ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा? ये फोर्स बच्चों जो बाहर से फोर्स लगाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स, या फिर उसके ही इक्वल होता है रिस्टोरिंग फोर्स, वो। तो ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, रिस्टोरिंग फोर्स जो है बच्चों यही क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स भी है। ये डिफॉर्मिंग फोर्स के भी इक्वल होगा। अब ये दोनों फोर्सेस तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वो फोर्स जो बॉडी को डिफॉर्म कर दे, उसके शेप और साइज में चेंज कर दे, वो डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होती है
सेम टाइम पर रीस्टोरिंग फोर्स भी एक्ट करने लगती है। तो जितना डिफॉर्मिंग फोर्स होता है उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही ऐसा होता है कि जब ये फोर्स रिमूव कर ली जाती है तो ये बॉडी को वापस ओरिजिनल उसके डायमेंशंस में ले आता है, ओरिजिनल शेप और साइज में बॉडी आ जाती है। अब ये स्ट्रेस हम देख रहे हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो इस वजह से जो इसकी यूनिट होगी वो यूनिट एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो यहाँ पर डाइन और यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो ये तो स्ट्रेस हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन क्या है बच्चों, जब फोर्स अप्लाई की गई तो बॉडी के डायमेंशंस में, उसकी शेप और साइज में कुछ चेंज आ गया, तो स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशंस। जो भी उसकी साइड्स या किसी में भी चेंज आया है तो चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशंस। तो अब यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर भी अगर हम बात करें लेंथ की तो यहाँ पे लेंथ आएगा, यहाँ हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ भी वॉल्यूम आएगा। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में जब चेंज आ रहा है तो लेंथ का चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है अगर तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ही आ जाएगा। तो इसलिए ये तो क्या होगा, यूनिट लेस हो जाएगा, ये इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि सेम क्वांटिटी ही रहेंगी यहाँ पर, तो इसलिए ये यूनिट लेस हो जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन का कि क्या डेफिनेशन है इनकी, ये क्या होते हैं। लेकिन जब हम डिफरेंट टाइप्स की बॉडीज़ लेते हैं तो उन पर फोर्स भी डिफरेंट तरीके से अप्लाई हो सकती है। तो फोर्स के अप्लाई होने के तरीके से इनके हम 3 टाइप्स जो हैं वो पढ़ते हैं, तो उसको और देख लेते हैं। ये सारा कुछ आपको प्रॉपर वे में नोट्स में मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने समझ लिया क्या होता है, लेकिन फोर्स के अप्लाई करने के तरीके पर ये 3 टाइप का हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वो 3 टाइप्स क्या हैं उनको देख लेते हैं। ऐसे हम ये डिवाइड कर लेते हैं, तो जिस टाइप का हम स्ट्रेस पढ़ेंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम स्ट्रेन भी देख लेंगे, तो हमको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट इसमें हम देख रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। मीन्स ये सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाई होती है। तो जैसे यहाँ पर ये कोई वायर है, इस वायर की लेंथ है सपोज L। अब इस पर यहाँ पे फोर्स लगाया गया कुछ, तो क्या होगा, ये वायर थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। सपोज डेल्टा L, इसमें ये इलोंगेशन आ गया, इतनी लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई। सपोज यहाँ पर ये कोई है पिलर टाइप स्ट्रक्चर या कोई रॉड है जो ऐसे रखी हुई है। अब इस पर कुछ इधर से फोर्स लगाया गया, तो इस फोर्स को लगाने से क्या होगा, ये थोड़ा इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। पहले सपोज इसकी लेंथ ये यहाँ तक L थी, अभी डेल्टा L इसकी लेंथ डिक्रीज हो गई है। तो बच्चों ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो 2 टाइप का हो गया, जब लेंथ में इंक्रीज हो रहा हो, जब लेंथ डिक्रीज हो रही हो। तो जिस टाइम पर लेंथ इंक्रीज हो रही होती है तो हम इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक, और जब डिक्रीज हो रही होती है तो हम इसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। फॉर्मूले आपको पता ही है कि फॉर्मूला क्या होगा। ये इस तरह के स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस ले रहे हैं हम तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर ये फोर्स कौन सा है, ये लॉन्गिट्यूडनल फोर्स है। क्या है ये, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। ठीक, और एरिया कौन सा लेंगे हम, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे कोई भी रॉड है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, तो इसको ऐसे काट दिया तो जो साइड यहाँ दिखेगी क्रॉस सेक्शन। जैसे कोई वायर है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होगा, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो आएगा इसको हम ए लेंगे। तो स्ट्रेस क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अपॉन एरिया, और ये है नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक, अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर स्ट्रेन लेंगे। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेन जो है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब यहाँ डायमेंशन में क्या है, लेंथ है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है,
मीन्स डेल्टा एल अपॉन एल। ये आपने देख ही लिया, एल इसकी इनिशियल लेंथ थी और इसमें जो चेंज आया वो डेल्टा एल आ गया। अब वो टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी, मतलब लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। अब यूनिट भी आपको पता ही है कि यूनिट किसी भी तरह का स्ट्रेस होगा उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर ये यूनिट लेस होगा। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया नॉर्मल स्ट्रेस के लिए। अब हम देखते हैं सेकंड, शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस को बच्चों टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। टेंजेंशियल मतलब जो टेंजेंशियली अप्लाई होता है सरफेस पर। तो इसमें क्या है कि सपोज ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर कोई ऐसे कि बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पर ये साइड इसकी एल है, इस साइड अब सरफेस पर ऊपर से फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये साइड इसकी थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हो जाएगी इस तरीके से। ये सपोज इसका एरिया है, यहाँ ऊपर जो ऊपर की सरफेस का एरिया ए है जिस पर फोर्स अप्लाई किया गया, तो ये साइड थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाएगी ऐसे। तो सपोज ये डेल्टा एक्स इसमें चेंज आ जाता है आगे, तो अब ये शेयरिंग स्ट्रेस जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो एफ अपॉन ए ही रहेगा, मतलब ये वाला फोर्स और जिस एरिया पर ये अप्लाई किया गया। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं और कि सपोज ये है हमारे पास कोई एक बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, इसकी नीचे की साइड ये फिक्स है और इस पे ऊपर ऐसे फोर्स लगाया गया, इस सरफेस पर फोर्स लगाया गया। तो जब इस सरफेस पर ऐसे फोर्स लगेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप कि ये ऐसे था लेकिन ऊपर की सरफेस ऐसे हो गई। इसको हम इधर से भी समझ लेते हैं कि ये है, ये सरफेस ऐसे आगे की तरफ बढ़ गई। तो वर्टिकल थी ये पहले बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से थी, लेकिन जब ऐसे बढ़ा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक एंगल बन जाता है। उस एंगल को हम क्या लेते हैं, ये थीटा एंगल है सपोज। तो ये स्ट्रेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो एफ अपॉन ए आ गया। इसी के रेस्पेक्ट में अब हम देख लेते हैं स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन में क्या चेंज आया यहाँ पर, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल, ये ठीक है। तो जो चेंज आया है वो एक्चुअल में क्या है, ये आप देखें तो डेल्टा एक्स अपॉन एल ये क्या हो गया, ये टेन थीटा हो गया। टेन थीटा क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा डेल्टा एक्स अपॉन एल। अब अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सॉलिड्स में ये चेंज बहुत कम आता है, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर ऐसे ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो बहुत कम होगी थीटा की वैल्यू। तो इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो टेन थीटा को हम क्या लिख लेंगे, नियरली इक्वल टू थीटा, और ये डेल्टा एक्स अपॉन एल के इक्वल हो जाएगा। यूनिट वही, यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर ये यूनिट लेस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस। अब थर्ड और देख लेते हैं। थर्ड बच्चों, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब ये हाइड्रोलिक वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर कुछ फ्लूइड की बात हो रही है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस में क्या है कि किसी फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, किसी भी शेप का हो सकता है, सपोज वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, तो अब जो फ्लूइड है वो इस पर फोर्स लगाएगा, ऐसे चारों तरफ से फोर्स लगेगी इस पर, और उसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया। पहले सपोज इसका वॉल्यूम था v और फिर डेल्टा v वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया। ये जो डिक्रीज्ड वॉल्यूम है ये क्या है, डेल्टा v, ये वाला वॉल्यूम इसका डेल्टा v, इसमें चेंज आ गया। तो फाइनली इसमें v माइनस डेल्टा v वॉल्यूम ये बचा, ये अंदर का जो वॉल्यूम होगा वो v माइनस डेल्टा v होगा। अब यहाँ पर भी क्या है कि ये फोर्स लग रहा है बाहर से, तो जब इस तरीके से फोर्स लगाता है कोई फ्लूइड तो हम उस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लेते हैं प्रेशर। तो यहाँ जो स्ट्रेस है बच्चों, इस स्ट्रेस को हम बोल देते हैं प्रेशर। ठीक है ये भी क्या, एफ अपॉन ए ही है। ये जो बाहर से फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया ही ले रहे हैं हम, तो ये भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन इसको हम पी भी लिख देते हैं, प्रेशर। तो ये तो स्ट्रेस हो गया यहाँ पर। अब इसके रेस्पेक्ट में स्ट्रेन देखना है हमको, तो चेंज किस में आया, ये वॉल्यूम में, तो हम इसको लिख लेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अब ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो क्या
आएगा डेल्टा V अपॉन V। किस में चेंज आया? वॉल्यूम में, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ऐसे ही यूनिट यहाँ पर भी इसकी क्या रहेगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर ये यूनिट लेस रहेगा। तो ये 3 टाइप्स हमने बच्चों यहाँ पर समझ लिए हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये स्ट्रेन भी देख लिए। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम हुक्स लॉ भी समझ सकते हैं। तो अब आगे हम हुक्स लॉ देखते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ ली। अब हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, मतलब जितना लोड बढ़ाएंगे उतना ही उसकी डायमेंशंस में चेंज आता जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको यहाँ ये ध्यान रखना होता है कि ये हम स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए लें। मतलब हुक्स लॉ जो है ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये एम्पिरिकल लॉ है। मींस कुछ कंडीशंस के साथ ही आता है, जैसे कि ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ में भी हम ऐसे लिखते हैं ना, ये फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हम कंडीशन लगाते हैं? फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस, मतलब लोड जो है वो कम अप्लाई किया जाएगा। बहुत ज़्यादा लोड में ये फिर हुक्स लॉ ओबे नहीं करेगा। जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो लिमिट में होना चाहिए। तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं। इस कांस्टेंट को ही बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो आप आगे अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर हुक्स लॉ के लिए ग्राफ बनाया जाता है किसी मेटल के वायर के लिए, तो विद इन द इलास्टिक लिमिट ये ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ बनाया जाएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यहाँ तक क्या है कि हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। जब तक स्ट्रेट लाइन आ रही है मीन्स हुक्स लॉ यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो अब आपको ये हुक्स लॉ समझ में आ गया। लेकिन हमने जैसे इसमें कंडीशन ली फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, तो अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो जो स्ट्रेट लाइन है ये आगे कर्व की फॉर्म में मिलेगी हमको। तो उसको और देख लेते हैं हम। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो बच्चों यहाँ पर एक ये टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लिया गया है फॉर अ मेटल सच एज कॉपर और सॉफ्ट आयरन। तो अब एक वायर लिया गया, वायर पर कुछ वेट हैंग किया गया, तो उससे क्या होगा? वायर की लेंथ इंक्रीज होने लगेगी। धीरे धीरे वेट्स को इंक्रीज करते जाएंगे तो लेंथ में किस तरीके के चेंजेस आते जाएंगे, वायर में कैसे चेंजेस आएंगे, वो हम यहाँ ग्राफ की हेल्प से समझ लेंगे। तो पहले वायर पर जब कुछ थोड़ा वेट अप्लाई किया गया और उसकी लेंथ में थोड़ा चेंज आया, इंक्रीज हो गई लेंथ, तो इनिशियली यहाँ पर हुक्स लॉ फॉलो होता है। जब तक ये स्ट्रेट लाइन आ रही है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। ये स्ट्रेट लाइन शो करती है स्ट्रेस इज लीनियरली रिलेटेड टू स्ट्रेन। ठीक है, लीनियर रिलेशन है इन दोनों के बीच में। लेकिन जब वेट और बढ़ा दिया जाता है तो और वेट बढ़ाने पर अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहती है, कर्व की फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पर हमने ये एक पॉइंट ले लिया बी को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ तक जो मटेरियल है वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। मींस यहाँ से अगर हम वेट को हटा लें, वेट रिमूव कर लें, तो वायर फिर से पहले जैसा हो जाएगा, उसमें ये प्रॉपर्टी है। यहाँ ए से बी तक में वो लीनियरली तो वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या है बच्चों? बी के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी से ये डी पॉइंट तक क्या हो रहा है कि थोड़े से स्ट्रेस के लिए ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आ गया है। ये यहाँ पर इस साइड स्ट्रेस है, इधर स्ट्रेन है। तो आप देख सकते हैं कि बी से अगर हम डी की बात करें तो बस ये इतना सा स्ट्रेस है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ स्ट्रेन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। मतलब थोड़े से फोर्स के लिए ही बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है वायर की लेंथ में, और फाइनली और वेट बढ़ाते जाने पर वो टूट जाता है, वायर में फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। और इससे पहले यहाँ पर ये जो रीज़न है ग्राफ का, इसमें क्या है कि अगर आप वेट पूरा हटा भी लेंगे तो भी जो स्ट्रेन है वो अब डिक्रीज़ नहीं होगी, मतलब अब वो इंक्रीज़ ही होती जाएगी, वायर की लेंथ बढ़ती ही चली जाएगी। तो इस ग्राफ को हम ये थोड़ा पॉइंट वाइज समझ लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रो टू ए स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये यहाँ से यहाँ तक के लिए कर्व लीनियर है, हुक्स लॉ जो है वो ओबे किया जा रहा है। ठीक,
अब ए से बी तक के लिए देखें तो स्ट्रेस इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब अब लीनियरली वैरी नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बी यील्ड पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर वेट हटा लेंगे तो बॉडी अपने ओरिजिनल डायमेंशंस को रिगेन कर लेगी। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा वाई है ये यील्ड स्ट्रेंथ को या फिर इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं कि बी पॉइंट तक इसमें हम बोल सकते हैं कि ये इसकी इलास्टिक लिमिट है। अब बी से डी तक के लिए स्ट्रेन इंक्रीजेज रैपिडली इवन फॉर स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस। अब थोड़ा सा भी वेट बढ़ा देने पर वायर पे क्या होता है, उसमें स्ट्रेन की वैल्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। At any point between BD say C, when load is removed, body does not regain original dimensions। अब इसके बाद क्या होगा, B के बाद B से लेकर D तक यहाँ पर कोई भी एक अगर पॉइंट ले लिया जाए, उस पॉइंट पर वेट को रिमूव भी कर दिया जाए तो वायर अब पहले जैसे अपने ओरिजिनल डायमेंशंस में नहीं आ पाएगा। अब वो एक्सटेंडेड ही रहेगा, परमानेंटली वो एक्सटेंड हो गया है। स्ट्रेन इज़ नॉट ज़ीरो फॉर ज़ीरो स्ट्रेस। सारा वेट भी हटा लेंगे तो क्या होगा, वायर अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस को रिगेन नहीं कर रहा है, मतलब फॉर ज़ीरो स्ट्रेस स्ट्रेन अब ज़ीरो नहीं है, वो परमानेंटली इंक्रीज्ड फॉर्म में ही रहेगा वायर। मटेरियल सेट टू हैव परमानेंट सेट, ऐसे में मटेरियल को हम बोलेंगे कि अब ये परमानेंट सेट में है। डिफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की कंडीशन में आ गया। प्लास्टिसिटी क्या होती है कि बॉडी रिगेन नहीं करती ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, मीन्स अब यहाँ पर इसको हम बोलेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। पॉइंट डी इज़ कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये जो पॉइंट डी है यहाँ पर, इसको बोला जाएगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मीन्स और ज़्यादा अगर इस पर वेट लगा दिया तो भी फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर वायर टूट जाएगा, तो और ज़्यादा ये वेट को बेयर नहीं कर सकता है। तो ये बी से डी तक के लिए हमने देख लिया। अब इसके बाद डी से ई तक के लिए देखें तो डी से ई में क्या है, बियॉन्ड डी एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इवन बाय रिड्यूस द लोड। अब यहाँ ग्राफ का ये जो लास्ट में डी से ई तक का पोर्शन है, ये है कि वेट को हटा लेने के बाद भी अब वायर की लेंथ बढ़ती ही जा रही है। वो इतना वीक हो चुका है, इतना थिन हो जाता है वायर, उसकी जो रेडियस है या कहीं क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बहुत ही कम हो जाता है। ऐसे में क्या है, वेट को कम भी कर देंगे, हटा भी लेंगे तो भी वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी और ई पॉइंट तक आते आते उसमें फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, वायर टूट जाएगा। अब अगर मटेरियल ब्रिटल है तो डी और ई बहुत पास पास आएंगे, मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के तुरंत बाद ही फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर मटेरियल डक्टाइल है तो ये लेंथ जो है कर्व की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये ज़्यादा होगी, इट मीन्स वायर स्ट्रेच होता जा रहा है, टूट नहीं रहा है। तो ऐसे मटेरियल के जो ज़्यादा डक्टाइल होते हैं उन्हीं के वायर्स बनाए जाते हैं, ये आपको पता ही होगा, क्योंकि जल्दी से उनका ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट नहीं आता है। तो ये था बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, आपको समझ में आ गया होगा कि डी और ई क्लोजर हैं तो बॉडी को ब्रिटल बोला जाएगा, और अगर ये दूर हैं एक दूसरे से तो मटेरियल जो है उसको डक्टाइल माना जाएगा। अब हमने पहले बात की थी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन उसमें लीनियरली वैरी नहीं करते हैं, थोड़े से स्ट्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है। ना तो ये इलास्टिक बॉडीज़ होती हैं ना ये प्लास्टिक बॉडीज़ होती हैं। इस तरह के जो बॉडीज़ होती हैं या इस तरह के जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स नाम से ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि हम रबर बैंड या फिर इलास्टिक्स जो होती हैं इस तरह से स्ट्रेच हो जाती हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो कुछ सब्सटेंसेस जैसे ऑर्टा, रबर, ये सब हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, तो इनको हम इलास्टोमर्स बोलते हैं। इलास्टोमर्स हैज़ एक्सट्रीमली वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड लो यंग मॉडुलस। तो जो इलास्टोमर्स होते हैं उनके लिए यंग मॉडुलस की वैल्यू बहुत कम होती है। यंग मॉडुलस क्या होता है ये अब हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मटेरियल्स जो हैं या तो इलास्टिक बॉडीज़ होती हैं या प्लास्टिक बॉडीज़ होती हैं या फिर इलास्टोमर्स होते हैं। ऐसे हम 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर सकते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बच्चों आपको ये समझ में आता होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी की तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होगा, लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाता है
कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स के लिए कम से कम चेंज आए, वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होता है। तो बच्चों अब हम ये मॉडुलस पढ़ लेते हैं। 3 टाइप्स के मॉडुलस की हम बात कर रहे थे कि 3 टाइप्स के स्ट्रेस और स्ट्रेन होते हैं, तो 3 टाइप्स के ही मॉडुलस होंगे। तो उसमें फर्स्ट यंग मॉडुलस जब हम बात करेंगे लेंथ में चेंज की, कि किसी सॉलिड जैसे कोई वायर है, तो सॉलिड्स के लिए ही होता है ये यंग मॉडुलस। तो जैसे कोई वायर है, कोई रॉड है, कोई पिलर है, इस तरह के स्ट्रक्चर में उनके सरफेस मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलरली फोर्स लगाया जाता है, तो या तो वो स्ट्रेच हो जाता है या फिर कंप्रेस हो जाता है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, F अपॉन ए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा L अपॉन एल। तो इस तरीके से जो y है वो FL अपॉन ए डेल्टा एल, इसको हम लिख सकते हैं। अब वायर है या कोई ऐसे पिलर है, कुछ इस तरीके की चीज़ है जो सर्कुलर है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप है, तो सिलेंड्रिकल शेप का जब हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं तो वो क्या आता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर जो a है इसको रख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और f को हम रख सकते हैं mg। f इज इक्वल टू mg, जितना वेट अप्लाई किया जा रहा है मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम जब f की जगह mg रख देते हैं और a को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास यंग मॉडुलस के लिए फॉर्मूला आ जाता है y इज इक्वल टू mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा l। ठीक, अब बच्चों जब हम मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में स्ट्रेन यूनिट लेस होता है, इसलिए इसकी यूनिट वही होगी जो स्ट्रेस की यूनिट है। तो यूनिट वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है, और डायमेंशन भी ml-1 T-2। बच्चों यंग मॉडुलस कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम यहाँ एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। यहाँ एक एपरेटस यूज़ किया जाता है। इस एपरेटस में क्या होता है कि 2 वायर्स होते हैं जो कहीं सीलिंग से किसी भी फिक्स सरफेस से ऐसे सस्पेंडेड होते हैं और स्ट्रेस्ड होने चाहिए वो। तो यहाँ पर आप ये फिगर देख रहे होंगे एपरेटस की, इसका मॉडिफाइड जो एपरेटस होता है मॉडिफाइड फॉर्म में उसको हम सर्ल्स एपरेटस बोलते हैं, जिसकी हेल्प से यंग मॉडुलस को कैलकुलेट किया जाता है। तो इस एपरेटस में पहले हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके का होता है। 2 वायर्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम रेफरेंस वायर, दूसरे को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वायर। और ये रेफरेंस वायर पर एक स्केल लगा हुआ होता है, मीटर स्केल, जिसको हम मेन स्केल बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल वायर पर वर्नियर स्केल लगा होता है और एक पॉइंटर है जिसकी हेल्प से रीडिंग को पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर आप ये 2 पेन देख रहे हैं, इन पर वेट रखे हुए होते हैं और ये नोन वेट होते हैं, मतलब हमको पता होता है कि कितना वेट हम यहाँ पर रख रहे हैं या कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं। बच्चों ये रेफरेंस वायर लेने का पर्पज़ ये है कि अगर किसी जैसे ज़्यादा टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से वायर की लेंथ में कुछ चेंज आ गया है तो कोई एरर ना आए, इसलिए हम वायर एक्सपेरिमेंट करते टाइम वायर की लेंथ में जो इंक्रीज़ हो रहा है वो इस वायर के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में इसमें कितना चेंज हुआ, तो इस तरह से एरर को रिड्यूस किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं कि पहले तो कुछ वेट रख के दोनों वायर को हम बिल्कुल स्ट्रेच कर लेते हैं कि वायर एकदम स्ट्रेच्ड कंडीशन में होने चाहिए। उसके बाद यहाँ जो एक्सपेरिमेंटल वायर के साथ ये पेन अटैच्ड है इस पर हम कुछ वेट रखते जाते हैं ग्रेजुअली, मतलब हमने कुछ वेट रखा, फिर हम देखते हैं कि यहाँ रीडिंग कितनी है, क्योंकि पहले क्या होता है बच्चों इनिशियली तो दोनों ज़ीरो मैच करेंगी, अगर कोई ज़ीरो एरर नहीं होती है तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो कॉन्साइड करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर वेट अप्लाई करते जाते हैं वैसे वैसे ये वायर स्ट्रेच्ड होता जाता है, इसकी लेंथ बढ़ती जाती है, तो पॉइंटर जो है वो रीडिंग बताता जाता है। तो वर्नियर स्केल पर हमारे पास जो रीडिंग आती है हम उसमें लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई करके मेन स्केल की रीडिंग में ऐड करके हम निकाल सकते हैं कि लेंथ में कितना चेंज हुआ। तो वेट हमारे पास है ही, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ में क्या चेंज हो रहा है वो भी हमारे पास है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है यंग मॉडुलस फाइंड करने का, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। फोर्स ये है जो यहाँ वेट रखे जा रहे हैं, ठीक है, mg की वैल्यू ये फोर्स है,
एरिया हमें चाहिए तो हम ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं। ये हम स्क्रू गेज की हेल्प से मेज़र करते हैं वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अब हमारे पास एफ और ए की वैल्यू है, डेल्टा एल हम देख ही रहे हैं कि रीडिंग की हेल्प से हमारे पास डेल्टा एल भी आ जाता है, और इनिशियल लेंथ इनकी ये नोन होती है कि कितनी लेंथ है। ठीक, ये रेफरेंस वायर इसीलिए लिया जाता है। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, तो हम ये सारी वैल्यूज़ रख के और यंग मॉडुलस की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और तरीका भी है बच्चों कि हमको इनिशियल लेंथ पता है और फिर हम वेट के कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ में कितना चेंज आ रहा है इसको लेकर ये ग्राफ बना लेते हैं एक्सटेंशन और लोड का। लोड मतलब कितना वेट अप्लाई किया गया है, एक्सटेंशन जो लेंथ में चेंज आ रहा है ग्रेजुअली। तो डिफरेंट रीडिंग्स लेके हम ऐसे ग्राफ बना लेते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन आती है। इस स्ट्रेट लाइन से हमारे पास स्लोप आ जाता है ग्राफ का, मतलब थीटा आ जाता है। तो अब हम यहाँ पर टेन थीटा ले लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू एक्सटेंशन अपॉन लोड। ठीक, और फिर ये फॉर्मूला हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, y इज इक्वल टू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर टेन थीटा, मतलब एक्सटेंशन अपॉन लोड जो है उसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से यंग मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी मटेरियल का। तो बच्चों अब देखते हैं शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस इज द रेशो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन। तो G इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन एल। अब ये डेल्टा एक्स अपॉन एल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जहाँ पर हमने शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन पढ़ा था वहाँ हमने इसको समझ लिया था। तो टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल ये आ जाता है। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा हम टेन थीटा को थीटा लिख देते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। तो हम ऐसे ही यहाँ पर इसको डेल्टा एक्स अपॉन एल को थीटा की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो G इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन थीटा, इससे एफ अपॉन ए थीटा ये फॉर्मूला आ जाता है। यूनिट वही रहेगी पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन तो यूनिटलेस है। यहाँ पर ये गिवन है कि शेयर मॉडुलस की वैल्यू लगभग y अपॉन 3 के इक्वल होती है, मतलब यंग मॉडुलस का 1/3 होता है ये मटेरियल के लिए। बल्क मॉडुलस इज द रेशो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ये हमने देखा था कि किसी फ्लूइड में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो फ्लूइड उस पर चारों तरफ से फोर्स लगाता है, जिससे कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है बॉडी का। तो यहाँ पर इसलिए हम फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर ले लेते हैं, एफ अपॉन ए की जगह हम पी रख देते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी ये ले लेते हैं। तो बी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। ये माइनस साइन बच्चों ये शो करता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये इनका इन्वर्स रिलेशन शो करता है। यूनिट वही रहेगी पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं बच्चों कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड वॉल्यूम बाय प्रेशर। तो वॉल्यूम रिड्यूस किया जाता है प्रेशर अप्लाई करके। ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो अगर हम कंप्रेसिबिलिटी को K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो K इज इक्वल टू 1/b। अब 1/b में हम यहाँ b की वैल्यू रख देंगे, तो K की वैल्यू आ जाएगी माइनस डेल्टा v अपॉन पी वी। ठीक है ना, जो b की वैल्यू है जस्ट उसका हमको रेसिप्रोकल ले लेना है। अब इसी तरह से यूनिट भी इसकी ये इन्वर्स लगा देंगे। अब जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थी तो यहाँ पर न्यूटन इन्वर्स मीटर स्क्वायर ये यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन भी ऐसे ही हम 1/, से देख सकते हैं कि डायमेंशन ये आ जाएगी। बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड्स आर अबाउट 50 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ वाटर। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सॉलिड के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा होगी, और वाटर के कंपैरिजन में ये लगभग 50 टाइम्स लार्जर होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सॉलिड है वो लीस्ट कंप्रेसिबल है, और गैसेस जो हैं वो मोस्ट कंप्रेसिबल है। ये सबसे इजीली कंप्रेस हो जाती हैं, मीन्स थोड़े से फोर्स से ही इनको कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन इनके लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। बच्चों अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स की, कि ये जो हम इलास्टिक बिहेवियर की अब तक बात कर रहे थे इनके यूजेस क्या क्या हैं, कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। तो पहला है थिकनेस ऑफ मेटेलिक रोप। बच्चों क्रेन में या लिफ्ट में ऐसे आपने देखा होगा कि मेटल की रोप्स यूज़ की जाती हैं बहुत ज़्यादा हैवी लोड को उठाने के लिए।
तो अब ये जो रोप है इनकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए वो हमको उनके इलास्टिक बिहेवियर से पता चल जाता है। मीन्स जिस मटेरियल की ये रोप बनाई जा रही हैं उस मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है ये हमको पता होना चाहिए, मतलब उसकी इलास्टिक लिमिट क्या है वो पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस F/A ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। F को mg रख लेते हैं, A को एरिया πr², और हमको स्टील के लिए पता होता है कि इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस जो है वो 30 × 10⁻7 है। तो फिर इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ रख के जितना वेट हमको उठाना है, मतलब जो टारगेट रखा जाएगा कि ये क्रेन इतना वेट उठा सके, उसका 10 टाइम्स करके, 10 टाइम्स क्या है यहाँ पर सेफ्टी फैक्टर होता है, तो ये ऐसे हम वैल्यूज़ रख देते हैं। ये तो पूरा हो गया m, ये g πr² और यहाँ पर ये अल्टीमेट स्ट्रेस। हमें r की वैल्यू निकालनी है, मीन्स हमें पता होना चाहिए कि थिकनेस कितनी रखे। तो r की वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। तो इतने मास के लिए, अगर इतना मास उठाना है क्रेन को, तो उसके लिए रोप की थिकनेस अप्रॉक्सीमेटली 3.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रोप की फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ वायर्स को ब्रेडेड फॉर्म में लिया जाता है, उनको आपस में मिलाकर एक सिंगल, ऐसे नहीं लेते कि सिंगल फॉर्म में रोप बना दी जाए, तो बहुत सारे थिन वायर्स लेकर उनकी रोप बनाई जाती है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों। अ ब्रिज इज डिजाइन सच दैट इट डज नॉट बेंड टू मच अंडर द लोड ऑफ ट्रैफिक। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बार ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर बार, और उस बार की लेंथ सपोज L है, उसकी ब्रेथ B है, उसकी थिकनेस D है, दोनों साइड इस बार को ऐसे फिक्स कर दिया जाता है। इस तरह से ये फिक्स है। अब इस पर कुछ फोर्स लगाया जाता है, मतलब यहाँ पर कुछ लोड रखा जाता है, तो उसको हम मान लेते हैं कि वो है W। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जो भी वेट होगा इसका। तो अब इस वेट की वजह से ये जो बार है ये थोड़ा सेंटर से डिप्रेस होने लगती है, इसका ऐसे नीचे की तरफ ये झुकने लगती है, बैंड होने लगती है। तो अब ये डिप्रेशन कितना होगा वो इस फॉर्मूले से देखते हैं हम। डेल्टा इज इक्वल टू WL³ 4YBD³। तो यहाँ पर L लेंथ है, B हमको पता है कि B ब्रेथ है, और ये D जो है ये थिकनेस है। तो अब ये डिप्रेशन यहाँ हम देख रहे हैं कि यंग मॉडुलस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए ज़्यादा यंग मॉडुलस वाला मटेरियल लेंगे तो ये डिप्रेशन कम होगा। दूसरा यहाँ BD³ में देखें तो D की पावर 3 है, तो अगर हम D की वैल्यू को थोड़ा भी चेंज करेंगे, थोड़ा भी इंक्रीज कर देंगे तो ये कम हो जाएगा। तो इसलिए B में चेंज करने की बजाय D में चेंज करना ज़्यादा सही रहता है। और यही रीज़न है कि डिप्रेशन कैन बी डिक्रीज्ड मोर इफेक्टिवली बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ D रादर देन द ब्रेथ B। ठीक है, तो जो डेप्थ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना ज़्यादा अच्छा रहता है डिप्रेशन को कम करने के लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू अवॉइड बकलिंग बीम आर मेड ऑफ आई शेप्ड। आपने रेलवे ट्रैक भी देखा होगा, जैसे हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी कि ट्रैक की ये जो रेल होती हैं, जो पटरियाँ होती हैं, वो आई शेप की बनाई जाती हैं, इस तरह की शेप की बनाई जाती हैं। तो ऐसी शेप बनाने का पर्पज़ है बच्चों बकलिंग को अवॉइड करना। जैसे सिर्फ एक ये स्ट्रेट इस तरीके से बनाई जाए तो यहाँ पर जब फोर्स लगेगा तो ये बैंड हो सकती है। जैसे ये है स्केल और ये यहाँ से थोड़ा इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, ऐसे ये ऐसे है स्ट्रेट और ऐसे ये मुड़ जाए तो इसको हम बोलते हैं बकलिंग। तो इसको अवॉइड करने के लिए आई शेप बनाई जाती है। आई शेप बनाने से क्या होता है कि एक तो ये जो मटेरियल जो यहाँ पर पूरा इस तरीके से यूज़ हो रहा है, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम में यूज़ हो रहा है, वो यहाँ पर इधर आप देख रहे हैं ना, यहाँ खाली स्पेस है, बस इधर और इधर है। तो इससे एक तो क्या होता है कि मटेरियल की क्वांटिटी जो है वो कम यूज़ होती है, और दूसरा बकलिंग भी अवॉइड हो जाती है। तो आई शेप इसलिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन। बच्चों ऐसा नहीं है कि माउंटेन कितनी भी हाइट के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कितना भी ऊंचाई कोई ढेर बना सकें। तो अब जब यहाँ पर बात आ रही है माउंटेन्स की, मतलब हम रॉक्स की बात कर रहे हैं, तो इनके लिए भी हमारे पास वैल्यू होती है कि इलास्टिक लिमिट कितनी है इनकी। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट ऑफ अ टिपिकल रॉक इज अबाउट 3 × 10⁸ N/m²। तो अब हम हाइट कैसे निकालते हैं,
बच्चों ये क्या है हमारे पास, इलास्टिक लिमिट मतलब स्ट्रेस है F/A। अब इस F/A को हम P से अगर देखें तो P भी यही होता है F/A, और P की वैल्यू क्या होती है H/ρg। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रेशर P = H/ρg होता है। अब यहाँ पर H हाइट हो गई, रो डेंसिटी हो गई, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इधर हम ले रहे हैं स्ट्रेस, ठीक है ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो अब इन दोनों को इक्वेट करके हम यहाँ से H की वैल्यू निकाल सकते हैं। इलास्टिक लिमिट किसी रॉक के लिए ये वैल्यू हमारे लिए नोन वैल्यू है, ये हम टेबल से देख लेंगे। बाकी किसी रॉक के लिए डेंसिटी कितनी होती है वो भी हम ऐसे ही देख लेंगे, और ये सारी वैल्यूज़ रख के यहाँ पे H = क्या आ जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन ρg। तो रो और G की वैल्यू हम रख देते हैं, तो ये नियर अबाउट 10 किलोमीटर आ जाता है। मतलब किसी माउंटेन की हाइट जिसके लिए इलास्टिक लिमिट जो है वो इतनी है, वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। और डेंसिटी यहाँ पर कितनी ली हुई है 3 × 10⁻3। वाटर की डेंसिटी का लगभग 3 टाइम्स ये डेंसिटी यूज़ की है। तो आपको पता ही होगा कि माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट माउंटेन है उसकी हाइट भी अंडर 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, कम ही है। अब बच्चों कुछ 2 टॉपिक्स और हैं इसमें। पॉइजन रेशो क्या है बच्चों, जब किसी वायर लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पर फोर्स लगाई जाती है तो उसकी लेंथ चेंज होने के साथ साथ उसकी डायमीटर भी चेंज हो जाती है। सपोज ये है एक सिलेंड्रिकल शेप में, हमने यहाँ पे एक वायर लिया है, फोर्स लगाई है, तो फोर्स लगाने से जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी डायमीटर ये कम होती चली जाएगी, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो लेंथ इंक्रीज हो रही है उसके लिए, लेटरल स्ट्रेन जो डायमीटर डिक्रीज हो रही है उसके लिए। तो पॉइजन रेशो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब इनका रेशो ले लेते हैं हम, तो ΔD/D डिवाइडेड बाय ΔL/L, ये पॉइजन रेशो आ जाता है। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन भी लिया हुआ है। नेगेटिव साइन बच्चों यहाँ पर क्या बता रहा है कि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी डायमीटर डिक्रीज होगी। तो ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है यहाँ पर कि लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन आर ऑपोजिट। अब ये भी एक रेशो है, इसलिए ना तो इसकी यूनिट होगी ना ही इसका डायमेंशन होगा। नेक्स्ट बच्चों ये लास्ट टॉपिक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई वायर स्ट्रेच्ड फॉर्म में होता है तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है, वायर को स्ट्रेच करने में जो वर्क किया गया है वही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जब भी किसी वायर को स्ट्रेच किया जाता है, उसको स्ट्रेच करने के लिए वर्क किया जाता है, और इसके अगेंस्ट अब उसको पहले वाली डायमेंशंस में लाने के लिए, ओरिजिनल शेप में लाने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वायर के अंदर, और यही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर एक तो ये इंटीग्रेशन मेथड है, इससे भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ इसको डायरेक्ट एवरेज निकाल कर एवरेज फोर्स की हेल्प से भी, जैसे हमने यहाँ पर फोर्स को बहुत वेरिएबल माना है कि फोर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो ऐसे हम फोर्स का एवरेज निकाल कर भी इसको निकाल सकते हैं। तो अब इंटीग्रेशन मेथड तो बच्चों ये यहाँ पर हो ही रहा है, मैं आपको दूसरे मेथड से इसको बता देती हूँ कि दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एवरेज फोर्स की हेल्प से हम यही डेरिवेशन यहाँ पर करेंगे। ये वायर की लेंथ है, इनिशियली L है, और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ये है A, और जब इस पर फोर्स लगाया जाता है F तो इसकी लेंथ ΔL से इंक्रीज हो जाती है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम ये देखें कि यहाँ वर्क कितना है, तो W = क्या आएगा, F एवरेज इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का फॉर्मूला होता है। ये वर्क डन कौन सा है, जो अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पर ये लगाया गया ना, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाया गया, उसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये वही वर्क है। तो अब एवरेज फोर्स बच्चों 0 + F/2, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये ΔL का लिखेंगे। एवरेज फोर्स आप समझ गए, इनिशियल फोर्स, और ये फिर अप्लाइड फोर्स, तो इनका एवरेज फोर्स ले लिया।
तो अब f/2 में ये 1/2 और इस f की वैल्यू को हम रखेंगे वाई ए डेल्टा L/L और इधर ये डेल्टा L आ जाएगा। ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी, y का फॉर्मूला होता है ना FL/A डेल्टा L, तो यहाँ से हमने इस f की वैल्यू रख दी है, ये वाई ए डेल्टा L/L। ये f की वैल्यू आ गई, ये 1/2 ये डेल्टा L। अब 1/2 ये तो यंग मॉडुलस है ही, y यहाँ पर देखें हम तो ये स्ट्रेन है, ठीक है। अब यहाँ हम एक बार L से मल्टीप्लाई L से डिवाइड कर दें तो ये भी स्ट्रेन हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, स्ट्रेन का स्क्वायर। और इधर ये A और ये L बच गए, ये AL ऐसे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर बच्चों ये 1/2 y और ये स्ट्रेन का स्क्वायर ये आ गया, और ये जो है AL ये क्या बन गया, ये बन गया वॉल्यूम। इस वायर का वॉल्यूम आ गया कि इसकी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन एरिया है A, तो ये W जो है ऐसे आ गया। अब यही W क्या है यहाँ पर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क डन तो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो ये U हो गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अब हम इससे डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू U/वॉल्यूम, ठीक है ना। इस वॉल्यूम को इस साइड ले आए हम, मीन्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। तो ये हमने डेंसिटी निकाल ली है यहाँ पर एनर्जी की, तो 1/2 इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अब ये जो U है बच्चों, इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो यंग मॉडुलस है इसको लिख लें हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रेन का स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये जो U है इस U को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो एक फार्मूला ये आ जाएगा। तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी के लिए एक ये फार्मूला है हमारे पास और एक यहाँ पर ये फार्मूला है। इस तरह से हम वैल्यूज़ चेंज करके और भी फॉर्म में ये फार्मूला लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था चैप्टर 9। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसके पॉइंट्स टू पॉन्डर पर जो वीडियो बनी है वो भी ज़रूर देखिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भी आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।